पपीता के पत्तों का जो रस बना के कुछ लोग पीते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लेटलेट 20,000 तक भी चला गया तो भी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डेंगू के मरीज़ को ब्लीडिंग के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आपको डरना चाहिए। आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपके बॉडी पे रैशेज़ आ गए हैं, आपकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, उल्टी नहीं रुक रही है, आपके पेट में ऊपर की तरफ दर्द होने लग गया है, आपको पेट में से मतलब भूख खत्म हो गई है, ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छे अस्पताल में जाना चाहिए। आपको मच्छर चाहे कितना भी रहे, आपको डेंगू से बचाव का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रखिए। डेंगू का जो मच्छर वो एक्टिव जो होता है वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक जनरली ऐसा बोला जाता है। दूसरी बात जो आप पहले पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ डेंगू में ही प्लेटलेट कम होती है, नहीं, और भी कुछ बुखार है जिनमें जैसे नॉर्मल वायरल बुखार है उनमें भी प्लेटलेट कम हो सकती है। टाइफस एक अलग फीवर होता है, उस फीवर में भी प्लेटलेट डाउन चले जाते हैं, तो उसके बजाय एक फॉलिक की टैबलेट ले लें या मल्टीविटामिन ले लें तो उससे भी उतना ही हो जाएगा जितना आप बकरी के दूध के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। बकरी के दूध के पीछे लोग लग जाते हैं तो अराउंड डेंगू के टाइम पे बकरी का दूध 1,000 रुपये लीटर या इस तरह का भी चला जाता है, जो मैंने सुना है। तो अगर बच्चा उल्टी कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ज़्यादा सो रहा है, पेशाब नहीं जा रहा है, अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर को बच्चे के डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ है शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर शिवरतन यादव। डॉक्टर यादव एमडी मेडिसिन है। शिवरतन यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत। डॉक्टर शिवरतन क्रिकेटर भी हैं, एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं और इनको बुलेट चलाने का भी काफ़ी शौक है। आज हम इनसे जानेंगे डेंगू की बढ़ती बीमारी के बारे में, इसके पीछे क्या कारण है और विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर यादव बताइए कि पहले डेंगू की बीमारी क्या है और डेंगू की बीमारी की वजह क्या है बढ़ने की। पहले इसके मरीज कम होते थे लेकिन आज इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, डेंगू जो बुखार है ये अराउंड 800 साल पहले से अपने संसार में पाया जाता है। मेनली अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, जिसका हम भी एक पार्ट है, इन भागों में ये पाया जाता था। धीरे धीरे ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था मंकीज़ में, और फिर वहाँ से ये जैसे जैसे हमारे जंगल कटे, पॉपुलेशन बढ़ी, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो बढ़ा जंगलों में, वहाँ से फिर ये ज़्यादातर जो बीमारियाँ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो आई हैं सारी ऐसे ही आई हैं, तो जानवरों से लेके फिर ह्यूमन्स में आ गई हैं। जब आपका बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ने लग जाता है जानवरों के साथ और आप जानवरों की टेरिटरीज़ में जाने लग जाते हैं, तो बहुत सी जूनोटिक बीमारियाँ बोलते हैं जो जानवरों में बेसिकली होती थी, फिर वो आदमियों में या ह्यूमन्स में आने लग गई है। बेसिकली इसका होने का जो एक वायरस है, डेंगू वायरस, जो फ्लेवी वायरस एक होता है, उस कैटेगरी का एक वायरस है। और फैलने का जो कारण है वो एक मच्छर होता है, एडिस इजिप्टिकस मच्छर बोलते हैं उसको, जो कि उस मच्छर के द्वारा जब एक इन्फेक्टेड आदमी जो होता है उसको वो मच्छर अगर काट जाता है, उस मच्छर के अंदर फिर वो वायरस जाता है और वही वायरस फिर उस मच्छर को जब किसी दूसरे नॉर्मल आदमी को जब काटता है तो उसके अंदर जो ये फैल जाता है। बढ़ने का जो कारण है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ सालों पहले तक हम अराउंड 20-25 साल से ही सुनने लगे हैं कि ये डेंगू की बीमारी आ गई है, डेंगू की बीमारी आ गई है। पहले तो बहुत कम सुनते थे। बेसिकली इसकी खोज भी जो हुई है वो 1943 के आसपास, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और उस टाइम नागासाकी में 2 जापानीज़ साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको जब एक ब्लड फिल्म अपने किसी बुखार के सैनिक की ब्लड फिल्म जब चेक कर रहे थे तो वहाँ से उनको पता लगा कि एक नया वायरस है, और जब उन्होंने इसमें सर्च किया तो फिर तब उनको पता लगा कि ये इस तरह का वायरस है जो डेंगू वायरस बोला जाता है। जो आप आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, वही मैं बता रहा था। अब जैसे जैसे आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, लोग गाँव से शहर की तरफ भाग रहे हैं। शहरों में उतना लोड लेने की अभी कैपेसिटी नहीं है। आपकी सड़कें, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फेल हो जाता है जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों की तरफ आती है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि डेंगू वायरस जो फैलता है,
जो डेंगू की बीमारी जो फैलती है वो मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर वहाँ होंगे जहाँ पे पानी होगा। अच्छा, इस वायरस की एक ये भी अच्छी बात है कि ये ताज़ा पानी में होता है। जैसे मलेरिया का वायरस तो गंदे पानी में होता है, जो कीचड़ वाला पानी होता है। ये डेंगू का जो वायरस होता है ये हमेशा साफ पानी में पाया जाता है। तो जहाँ पे भी हमारे ह्यूमन इनहेबिटेशन, मतलब जो आदमी जहाँ बसने लग गए हैं, अब आप देखेंगे किसी भी शहर में बहुत ज़्यादा आजू बाजू में इलीगल या जो भी सोसाइटीज़ आ जाती हैं, या बहुत लोग आके सड़कों के किनारे या इधर उधर, जैसे जिनको रेजिडेंस नहीं मिलता, वहाँ बसे हुए हैं। तो एक तो उनको मच्छर काटने से बचाने का तरीका नहीं है, एक तो उनके पास वो नहीं है। दूसरी बात, उनके पास जो पानी होता है, जो उनके आजू बाजू में जो उनके जो झोपड़ियाँ बन गई है उनके आसपास पानी होता है, जो छोटे छोटे जो बन जाते हैं पानी के पोर्ट होल्स, उनके अंदर ये मच्छर पनपता है। तो अगर हमारा अर्बनाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, प्लान्ड तरीके से नहीं हो रहा है, हमारे पास पानी को, खड़े हुए पानी को जल्दी से सोखता करने का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे। और अगर हमारे पास मच्छर से बचने के तरीके नहीं है, मच्छर से बचने मतलब काटने से बचने के तरीके प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपको ये बहुत जल्दी से फैलता है। आप खुद देखिए, रेवाड़ी में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आज से 1990 जब अराउंड ये पहले आने लगा था, जब हम सुनने लगे थे कि डेंगू आने लग गया इस तरह से, तो उस टाइम रेवाड़ी की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन और रेवाड़ी शहर का विकास और रेवाड़ी के आसपास बसने वाली बस्तियां, उन सब का अगर हम देखेंगे तो किस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ये सारा उसकी वजह से हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज देख रहे होंगे कि कई प्रकार के बुखार आ रहे हैं, मलेरिया, डेंगू या वायरल। तो जो डेंगू का मरीज है उसको कैसे डिफरेंट किया जाए कि भारी लक्षण क्या हो सकते हैं एक डेंगू के मरीज को? डेंगू को जो लक्षण होते हैं मेनली कि एक बार मच्छर काटने के 2 से 7 दिन के बाद ये वायरस अपनी बीमारी पैदा करता है। मतलब बेसिकली जो इसका जो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है बुखार। पेशेंट को बहुत तेज़ी से बुखार आ सकता है, जो बुखार 100 डिग्री से लेकर 104 डिग्री तक भी हो सकता है। दूसरी बात, पेशेंट को अगर हम डेंगू का सोचेंगे, पहले क्या नाम था डेंगू का? पहले नाम था कमर तोड़ बुखार, मतलब हड्डी तोड़ बुखार जिसको बोलते थे, कि बैकबोन फीवर, या इस तरह के इसके देसी नाम, जो मतलब स्लैंग लैंग्वेज में जो नाम थे, आम लोगों में जो नाम था, वो बिकॉज इसलिए होता था क्योंकि इसमें कमर में दर्द, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द और जॉइंट में बहुत तेज़ दर्द, ये सब चीज़ें होती थी। तो बेसिकली बुखार, कमर में, सर में और शरीर में दर्द होना, सारी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा इंटेंस खिंचाव होना और जॉइंट्स के आसपास दर्द होना, ये इसके मेन लक्षण हैं। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि पहले जो डेंगू के मरीज होते थे वो ओपीडी तक ही सीमित रहते थे, लेकिन आज डेंगू के मरीजों को सीधा एडमिट कर दिया जाता है, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? एडमिट कर दिया जाता है, ये थोड़ा सा अलग बात है, वो कुछ भी कारण हो सकते हैं। बट मैं आपको वैसे बताऊं कि डेंगू का बुखार जो है आज भी, अगर 75% जो केसेस होते हैं वो डेंगू का इन्फेक्शन एक चीज़ होती है और बीमारी एक चीज़ होती है। अगर डेंगू का वायरस आपको मतलब डेंगू का मच्छर आपको काट गया है और आपके अंदर उसका वायरस चला गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार होंगे। हल्का फुल्का बुखार होके 1 या 2 दिन में ठीक होना, थोड़ा सा हेडेक होना, बिना किसी दवाई के ठीक होना, ये 75% केसेस में होता है। वहाँ तक तो देखा जी, जाता है कि एडमिट कर लिया ही जाता है। हाँ, वही मैं आ रहा हूँ उस पर कि दूसरा जो बात है, अब बच गए 25% केस, जो 25% केसेस में से जो जिनको ज़रूरत होती है, उसमें से भी मैं ये कहूँ आपको कि 95% केसेस को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, जिनको भर्ती की ज़रूरत नहीं होती है। भर्ती करने के कारण होते हैं किस मरीज़ को आपने एडमिट करना चाहिए और किस मरीज़ को आपको एडमिट नहीं करना चाहिए, वो शायद हम आगे अपने डिस्कशन में डिस्कस कर सकते हैं। बट आप ये कह रहे हैं कि डेंगू को एडमिट कर लिया जाता है। आज भी अगर मैं ये आपको बताऊं कि एक डॉक्टर के पास अगर 5 से 7 पेशेंट अगर एक दिन में एडमिट किए हैं उन्होंने एक दिन में, तो उसके साथ में उन्होंने 50 या 60 पेशेंट घर भी भेजे होंगे ओपीडी से देख के। तो रेशो वही रहती है, 5 से 7% एडमिशन्स होते हैं जो होने भी चाहिए, जो अराउंड इतने पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है कि इतने पेशेंट्स एडमिट डेंगू के बुखार में, इतने मरीज़ सीरियस हो सकते हैं स्पेसिफिकली। दूसरी बात ये भी है कि आप देखेंगे तो गांव में भी हर चीज़ का आजकल, गांव में आरएमपी या जो झोला छाप डॉक्टर जो बैठे होते हैं या कुछ और भी डॉक्टर बैठे होते हैं, और
अच्छी बात यह है कि हरियाणा में तो पीएचसी लेवल पे भी आजकल इलाज अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों की फैसिलिटी होने लग गई है। सीएचसी और पीएचसी में गवर्नमेंट सर्विस में डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत से मरीजों का इलाज वहीं पे हो जाता है। तो शहरों में डॉक्टर्स के पास, जो हॉस्पिटल में प्राइवेट कहें या सिविल अस्पताल कहें जो रेवाड़ी का है, वहाँ पे वही मरीज पहुँचते हैं जो अपने प्राइमरी सेंटर पे ठीक नहीं हो पाए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 5 से 7 दिन का ट्रीटमेंट ले लिया है। मैं अपनी प्रैक्टिस में बताऊं, आज से 20 साल पहले और आज की डेट में, या आज से 10 साल पहले और आज की डेट में, जो पहले पेशेंट 1 या 2 दिन में आ जाते थे, आज की डेट में वो पेशेंट 5 या 7 दिन बाद आता है लक्षण के। तो 5 से 7 दिन के बाद सिचुएशन जो खराब हो आते जाती हैं, है। तो वो ऑब्वियसली उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है पहले प्राइमरी इलाज से, इसलिए वो आ रहे हैं बड़े सेंटर्स पे। तो वहाँ पे फिर एडमिशन उसी हिसाब से उनका ऐसा लगेगा कि ये एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो इस कारण से एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो सारे के सारे वही पेशेंट आ रहे हैं जो गांव में ठीक नहीं हो पाए या प्राइमरी ट्रीटमेंट पीएचसी वगैरह पे ठीक नहीं हो पाए, तो उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक आम धारणा है कि प्लेटलेट्स डाउन होना मतलब डेंगू ही है। क्या डेंगू में ही प्लेटलेट्स डाउन होती है या और किसी बीमारी में भी होती है? अच्छा, ये एक बहुत गलत धारणा है। इसके बारे में ना मुझे ये लगता है कि क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है कि एक तो पहले ये मान लेना चाहिए कि प्लेटलेट डाउन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे जनमानस में एक बड़ी अजीब सी एक डर या भय फैल गया है कि प्लेटलेट डाउन हो गया मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, उसके सारे रिश्तेदार, मरीज सब पैनिक में आ जाते हैं। ठीक है, और उस चीज़ का फ़ायदा कुछ लोग उठाते भी है, देखो वो भी गलत बात है। तो मेरा ये कहना है कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेटलेट एक ब्लड में जैसे लाल कण होते हैं, सफ़ेद कण होते हैं, एक प्लेटलेट होते हैं। मतलब ये ब्लड की एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब ब्लड को बनाने वाला एक पार्ट है। नॉर्मल आदमी में 1.5 से 4.5 लाख तक प्लेटलेट होते हैं। प्लेटलेट का मेन काम ये है कि जब आपको चोट लग गई या कहीं से छोटी मोटी ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो वहाँ पे ये नस के ऊपर एक क्लॉट बना देता है। जब वो क्लॉट बन जाता है तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। जैसे हम हम बताएं किसी भी आदमी को या किसी को भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, थोड़ी देर आपने दबा के रख लिया तो भी रुक जाती है। उसका कारण ये प्लेटलेट और कुछ और कोएगुलेशन फैक्टर मिलके यही काम करते हैं कि ब्लीडिंग को रोकते हैं। अब अगर आपकी प्लेटलेट 1.5 लाख से 1 लाख भी आ गई, 70,000 भी आ गई, 80,000 भी आ गई, तो ये कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात जो आप पहले पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ डेंगू में ही प्लेटलेट कम होती है, नहीं, और भी कुछ बुखार है जिनमें, जैसे नॉर्मल वायरल बुखार है, उनमें भी प्लेटलेट कम हो सकती है। कुछ एक और फीवर जैसे टाइफस फीवर है, टाइफाइड नहीं, टाइफस एक अलग फीवर होता है, उस फीवर में भी प्लेटलेट डाउन चले जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी कारण होते हैं। कुछ और प्लेटलेट ही कम होते हैं, जैसे कुछ वायरल फीवर है उसके बाद में इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया बोलते हैं, आईटीपी, कुछ लोगों में वो बीमारी हो जाती है, उसमें प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो डेंगू अपने आप में सिर्फ एकमात्र कारण नहीं है जिसकी वजह से प्लेटलेट डाउन होते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पपीता और बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बढ़ जाती है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? नहीं बढ़ते। इसको बिल्कुल भी सच मानने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये माना जाता था, और ये होता भी है कि बकरी के दूध में थोड़ा फोलिक एसिड ज़्यादा होता है नॉर्मल दूसरे दूध के मुकाबले में। तो चूंकि ये ब्लड के कण हैं, प्लेटलेट, आरबीसीज, ये तो फोलिक एसिड एक ऐसा तत्व होता है जिसकी वजह से हमारी शरीर में जो बढ़ती हुई सेल्स हैं उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत ये माना जाता था, बट अदरवाइज इतना भी ये नहीं है कि हम उसके बजाय एक फोलिक की टैबलेट ले लें या मल्टीविटामिन ले लें तो उससे भी उतना ही हो जाएगा जितना बकरी के दूध के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने भी देखा होगा बकरियों की तादाद इतनी है नहीं, ठीक है। अच्छा, उससे एक नया बिजनेस शुरू हो जाता है कि बकरी के दूध के पीछे लोग लग जाते हैं, तो अराउंड डेंगू के टाइम पे बकरी का दूध 1,000 रुपये लीटर या इस तरह का भी चला जाता है, जो मैंने सुना है। तो वो उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पपीता में एक कण पाया जाता है जिसको हम ये मान सकते हैं कि वो आयुर्वेद में ये बताया जाता है कि इससे प्लेटलेट बढ़ते हैं, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसका ऑथेंटिक हमारे पास एविडेंसेस नहीं है कि उससे ऐसा होगा ही होगा। तीसरी बात, जो पपीता के पत्तों का जो रस बना के कुछ लोग पीते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो अंदर जाके पेट में वो वॉमिटिंग जो लगाता है, उल्टियाँ जो लगाता है, उससे
डेंगू का पेशेंट ठीक होने की बजाय खराब हो जाता है, क्योंकि डेंगू में अगर उल्टियां लग गई तो पेशेंट का पानी बहुत जल्दी कम होता है शरीर में से, और डेंगू के बुखार में वो एक बहुत ही गलत बात है अगर पानी कम होता है तो डेंगू के मरीज के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या उपाय होने चाहिए, वो बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने बताया कि डेंगू का जो बुखार है वो होता है एक मच्छर से है, ठीक है। तो हमें सबसे अपना बचाव जो करना चाहिए वो मच्छर से बचाव करना चाहिए। अब मच्छर से बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ तो रिपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, जैसे पहले क्रीम्स आते थे, या आप मच्छरदानियाँ लगा के इस तरह से रखें अपने उसको। कई बार हम रिपेलेंट के चक्कर में ना वो इंसेक्टिसाइड और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, हीट वगैरह छिड़कते हैं, वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको बिल्कुल एक देसी चीज़ बताता हूँ। गर्मी का मौसम होता है, गर्मी लगती है, बहुत से बच्चे या बहुत जवान लोग भी हाफ पैंट्स या स्लीवलेस शर्ट्स या आधी बाजू की शर्ट्स में घूमते हैं, और हम इनवाइट करते हैं मच्छरों को कि आओ काटो, ठीक है। तो अगर इस मौसम में भी आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं तो आपको मच्छर चाहे कितना भी रहे, आपको डेंगू से बचाव का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रखिए, ठीक है। वो हाफ पैंट्स वगैरह में खान पान के बारे में बताइए कि डेंगू के मरीज को क्या खान पान लेना चाहिए। दूसरा, मच्छर के बारे में एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि डेंगू का जो मच्छर वो एक्टिव जो होता है वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक, जनरली ऐसा बोला जाता है, शाम को 4 से 7 बजे के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम उनके काटने की जो संभावनाएं होती है वो ज़्यादा है, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप एहतियात रखना चाहिए। खान पान के बारे में देखिए, आप मैं आपको बताऊँ, ये एक वायरस है। वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता बेसिकली। मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बैक्टीरिया की बीमारियों का एंटीबायोटिक होते हैं, तो वायरस का ऐसा कोई एंटीबायोटिक नहीं होती कि हम ये कह दें कि जी एकदम ही ऐसे ठीक हो जाएगा कि ये दवाई ले लीजिए। बेसिकली जो हमारा बॉडी अपने आप को ठीक करता है और हम उसको सिम्टम से ठीक, जैसे फीवर हो गया तो फीवर की ट्रीटमेंट देते हैं, या फ्लूइड कम हो गया तो फ्लूइड देते हैं। ये बेसिकली है। खान पान जो आपने बताया, खान पान हमारी बॉडी को ताकत देता है। अगर हमारी बॉडी में उचित खान पान उचित समय पर हम ले रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी की ताकत बनी रहती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अगर इम्यूनिटी आपकी सही है तो चाहे आपको मच्छर काट भी गया, आपके अंदर डेंगू का वायरस चला भी गया, तो ज़रूरी नहीं आप बीमार होंगे। जो मैंने बताया था 75% केस वैसे ही चले जाते हैं, वो वही होते हैं जिनका खान पान बहुत अच्छा होता है। क्या डेंगू से शरीर के दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, डेंगू क्या है, एक वायरस है जो ब्लड में है, तो ये हर जगह जा सकता है, ठीक है। अगर डेंगू जब बिगड़ता है, जब खराब होता है, तो ये ब्रेन से लेके और किसी भी किडनी को, लीवर को, अपने ब्लड में काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम कर सकता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसमें पॉलीसिरोसाइटिस करके एक चीज़ होती है। होता क्या है, जो ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, जो सबसे छोटी नसें होती हैं, वो ओपन अप हो जाती हैं, और वो ओपन अप इसलिए होते हैं कि कई बार इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब जब डेंगू चौथे या 5वें दिन में जा रहा होता है। डेंगू खराब कब होता है? पहले 4 दिन में कोई डेंगू खराब नहीं होता। डेंगू के खराब होने का टाइम जो है वो 4 से 8 दिन है। 8 दिन के बाद डेंगू ठीक होने लग जाता है नेचुरली। तो 4 से 8 दिन के बीच में, और जब फीवर कई बार डाउन जा रहा होता है, क्योंकि फीवर डेंगू में पहले 4 दिन रहता है जनरली, 4 दिन के बाद फीवर नहीं रहता, लेकिन वहाँ से बिगाड़ इसलिए शुरू हो सकता है कई बार पेशेंट का, क्योंकि वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, बॉडी की एंटीजन, जो डेंगू का वायरस है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, बॉडी उसको उसको लड़ाई के लिए जो बनाती है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है वो आपके बॉडी में कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस करके थोड़ी खराबी लाने की कोशिश करती है। उसी से कई बार प्लेटलेट डाउन जाती है, उसी से कई बार जो बॉडी के जो अपने अंदर के जो रेड जो अपनी नसें हैं, खून की नसें, उनकी जो कैपिलरीज जो बोलते हैं, उनको थोड़ा सा, उनके जो गैप है वो ज़्यादा कर देता है। उससे फ्लूइड जो होता है, सीरम जो होता है अपने ब्लड में, वो बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकल के कैविटीज, जैसे फेफड़े की कैविटी, हार्ट की कैविटी, पेट में जो पेरिटोनियम बोलते हैं उसके अंदर, लीवर के आसपास, सब जगह पानी आने लग जाता है, और वहाँ पे फिर फुलावट शुरू हो जाती है। और इस वजह से फिर अपने को ये जो मैंने आप डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाने वाली बात बताई, वो सारा का सारा फ्लूइड, 2-4-5 लीटर फ्लूइड बाहर नसों में से निकल के बाहर चला जाता है। तो अचानक पेशेंट का बीपी डाउन आ जाता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो किडनी पे आ सकती है, क्योंकि अगर बीपी डाउन जाता है तो किडनी पे अफेक्ट होता है, तो किडनी एकदम ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है।
डेंगू में कई बार क्या होता है कि पेशेंट देखता है, टेस्ट होते हैं, लीवर के एंजाइम्स थोड़े बढ़ गए हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद इन लिमिट अगर लीवर के एंजाइम थोड़े बहुत बढ़ते हैं, वो एक नेचुरल है, किसी भी फीवर में हो जाता है। कई बार गांव में झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उसको वो डेंगू करके और फिर उसको एंजाइम बढ़ गए, लीवर ख़राब हो गया, तुम्हारा ये हो गया, वो सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत लीवर के एंजाइम्स डेंगू में बढ़ते हैं। किडनी पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। किडनी के जो काम करने की जो ताकत है, जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट है, वो अच्छा रहना चाहिए। पेशेंट का यूरिन आउटपुट, अगर पेशेंट पेशाब ठीक से कर रहा है, बहुत अच्छे साइंस है। अगर पेशेंट का पेशाब कम बन रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, बच्चों में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, खाना नहीं ले रहा है, ये बहुत ख़राब लक्षण है। वो वहाँ पे डेंगू बिगड़ने का डर होता है। बच्चों में कई बार हम, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते, हमें पता नहीं लगता। तो अगर बच्चा उल्टी कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ज़्यादा सो रहा है, पेशाब नहीं जा रहा है, अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो हमें तुरंत बच्चे के डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना चाहिए। वो उसको हिसाब से देखेंगे। बच्चे बिगड़ते भी बहुत जल्दी हैं। हालांकि डेंगू बच्चों में सीरियस कम होता है, लेकिन जिनमें होता है वहाँ पे फिर हमें तरीके से उसको दिखाना चाहिए। बिल्कुल। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति में जैसे कि गिलोय या अन्य औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, तो इसके पीछे क्या मानते हैं आप? कहाँ तक कारगर साबित होती है? नहीं, हमारी जो मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी ये नहीं देखा कि किसी के गिलोय खा के किसी का डेंगू ठीक हुआ है। बहुत लोग हमारे पास जो एडमिट भी होते हैं, सीरियस मरीज़, और वो मरीज़ों को जब उनके सबके किनारे पे गिलोय रखा रहता है, वो अपने आप लाते हैं हमारे कहने के बावजूद भी। लेकिन मैंने कभी ये देखा नहीं है कि उनको गिलोय से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। कुछ लक्षण और भी हैं जो मैं आपको सच में मतलब आपको होना भी चाहिए डेंगू के बारे में। एक तो ये प्लेटलेट के बारे में, कि प्लेटलेट, आप ये मत समझिए कि प्लेटलेट 20,000 तक भी चला गया तो भी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डेंगू के मरीज़ को ब्लीडिंग के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको डरना चाहिए। कि आपके ब्लीडिंग का लक्षण मतलब जैसे आपके मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है, आँखों में ब्लीडिंग के कण दिखने लग गए हैं, पेशाब में ब्लीडिंग आ रही है, या लैट्रिन के साथ में ब्लीडिंग आने लग गई है, तो आपको डरना चाहिए। तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर वहाँ पे आपकी प्लेटलेट की संख्या 20,000 से कम पाई जाती है, 20,000 या उससे कम पाई जाती है, तो फिर वो प्लेटलेट चढ़ाने का काम करते हैं। जो प्लेटलेट आराम से आजकल सब जगह, सब शहरों में ठीक से मिल जाती हैं। तो प्लेटलेट कम होना कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखा दें। ब्लीडिंग का कोई भी लक्षण नज़र आए, तुरंत दिखा दीजिए। दूसरी बात, हमें कुछ पैरामीटर्स रखने चाहिए। हमें जनमानस को ये समझना चाहिए कि कब हमें डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाना चाहिए। डेंगू में देखिए, आपको मैं बताऊं, इस बार की मैं आपको बताता हूं, पूरी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, पैथोलॉजिस्ट से भी बात करी और पीडियाट्रिशियन से भी बात करी। बहुत कम बच्चे ऐसे हुए हैं जिनको, बच्चे या जवान या जो भी हैं, जिनको कि मतलब हम बचा नहीं पाए, डॉक्टर्स लोग बचा नहीं पाए जिनको। इस बार ऐसा कुछ रहा नहीं। मतलब डेंगू हुआ, खूब हुआ है, डेंगू फीवर खूब आया है, लेकिन बहुत कम मॉर्टेलिटी जिसको बोलते हैं कि डेथ जो हुई है, वो बहुत कम लोगों में हुई है पहले के मुकाबले में। उसका शायद कारण यही रहा है कि लोगों में अवेयरनेस अच्छी आई है और टाइम पे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए। फिर भी मैं ये आपके थ्रू ये कहना चाहता हूं कि हमें अवेयर होना ज़रूरी है। आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपके बॉडी पे रैशेज आ गए हैं, आपकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, उल्टी नहीं रुक रही है, आपके पेट में ऊपर की तरफ दर्द होने लग गया है, आपको पेट में से मतलब भूख खत्म हो गई है, ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छे अस्पताल में जाना चाहिए, जहां आपकी जांच होगी और जहां आपको ठीक से देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी। डेंगू में दो ही चीज़ें जो खराब होती है, एक होती है ब्लीडिंग, जो मैंने आपको बताया प्लेटलेट कम होने से होती है, जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। दूसरा होता है शॉक, डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS, उसमें बीमारी खराब होने का डर उससे भी ज़्यादा है। अगर डरना चाहिए तो डेंगू शॉक सिंड्रोम से डरना चाहिए। उसका भी बहुत आसान तरीका है। अगर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डेली एक चेक कराते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर डेली क्यों चेक करा रहे हैं, क्योंकि एक हिमेटोक्रिट एक वैल्यू होती है
जिससे हमें ये पता लगता है कि ये पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाएगा कि नहीं। बाकी और कोई कई बार तरीके नहीं होते, क्योंकि डेंगू के जो लीवर बढ़ता है, पानी आता है कैविटीज़ में, जो पानी आ जाता है उसके बाद में पेशेंट अचानक सडनली डाउन चला जाता है। तो अगर हेमाटोक्रिट वैल्यू हमारे पास है डेली, तो हमें पता लगता जाता है कि ये पेशेंट शॉक में जाएगा। हम 12 घंटे 24 घंटे पहले ही उस पेशेंट को हम समझ जाते हैं कि ये पेशेंट जाने वाला हो रहा है शॉक में। हम पहले से उसको ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपने फ्लूइड्स देना है। बॉडी में फ्लूइड की कमी होने से शॉक में जाता है पेशेंट। जाने के बाद बचाना 5-7% केस में संभव नहीं हो पाता, लेकिन 12 घंटे पहले पता लग गया तो एक भी मरीज खराब नहीं होता। तो टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखाएं, टाइम पे डॉक्टर जैसे बताए वैसे जांच कराएं। और अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत है, तो उसको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना महंगा भी इलाज नहीं होता है डेंगू का कि हमें उसमें डरने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है डेंगू को, और समझदारी से इसके ऊपर एक्ट करने की ज़रूरत है, टाइम से इस पे एक्ट करने की ज़रूरत। ठीक, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात करी। थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू।